रणभूमि 2023 देश का सेमीफाइनल में, जी हां, छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर मतदान हो रहा है तो मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर मतदान हो रहा है। स्वदेश न्यूज में लगातार हम पल पल की खबर आपको बता रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। 11 बजे तक के क्या कुछ मतदान की परसेंटेज था वो हमने आपको बताया। चलिए अब रुख करते हैं हमारे संवाददाता के पास, सुजीत शर्मा के पास। वो हमें बताएंगे कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में क्या कुछ माहौल है मतदान को लेकर। सुजीत, क्या कुछ माहौल अभी आप देख पा रहे हैं, वहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है और लोगों में कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है? जी, मैं फिलहाल बेमेतरा जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 16, 17 और 18, खासकर 12, 13 और 14 इस मतदान केंद्र पर खड़ा हूं। सुबह से लोगों की लाइन लगी हुई है और लगभग 21.7% मतदान हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मतदान चौंकाने वाली बात है नवागढ़ विधानसभा में, क्योंकि बेमेतरा जिले में 3 विधानसभा आते हैं, साजा, बेमेतरा और नवागढ़। नवागढ़ में सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है, उसके बाद दूसरे स्थान पर साजा है, तीसरे स्थान पर जो है वो बेमेतरा है। इस तरह से देखा जाए सुबह से मतदान की जलान है, क्योंकि आपको बता दूं बेमेतरा ग्रामीण परिवेश वाला क्षेत्र है, कृषि प्रधान जिला है, तो यहाँ के जो काम करने लोग हैं वो सुबह से मतदान के लिए पहुंच जाते हैं और मतदान के बाद अपनी ओर निकलते हैं। जी बिल्कुल सुजीत, आप इस बार क्या देख पा रहे हैं? जब 2018 में जब मतदान हुआ था तो चुनाव आयोग की तरफ से जो सारी तैयारियां की गई थी, इस बार 2023 में आप क्या कुछ डिफरेंस देख पा रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से लगातार हर बार कुछ ना कुछ एक नया पहल किया जाता है जहां पर जनता ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले और जाकर वो मतदान करें। जी हाँ, बिल्कुल। मतदान को लेकर तो बहुत उत्साह लोगों में है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के स्थानीय जो जिला कलेक्टर है उसने कल ही शाम को एक पावती, जो पत्र कहते हैं, न्योता जारी किया था, लोगों से अपील की थी। इसके अलावा जो साधारण मतदान केंद्र है वो भी बड़े अच्छे से सजे हुए हैं और खास करके जो युवा मतदाता है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। ये अच्छा संकेत है। और शहरों में, जैसे सर कह रहे थे कि शहरों में मतदान, लेकिन बेमेतरा में जो देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में बिल्कुल बिल्कुल सुजीत, यहां पर जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकले और अपने मतों का प्रयोग करें, इसको लेकर जो बुजुर्ग है उनके लिए खास इंतजाम किए जाते हैं, जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी खास इंतजाम किए जाते हैं, रैंप बनाया जाता है ताकि वो आसानी से मतदान केंद्र तक जाके जो रूम बनाया गया वह पहुंच सके। सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए। वहां पर जो पुलिस खड़ी रहती है उनको भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि जो लोग आते हैं वो पुलिस वाले से पूछते हैं कहां हमको जाना है, कैसे जाना है, तो एक फैमिली माहौल बनाया जाता है ताकि लोग बिना डरे, बिना झिझके और वहां पर अपना मत का प्रयोग कर सके, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल। और एक बार फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजीत हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज जो तस्वीरें सुबह से उत्साह की देखने को मिल रही हैं छत्तीसगढ़ में, बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो गया है कि क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश का भरोसा चल पाएगा या फिर कहीं ना कहीं इस बार जो कमल खिलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है वो सफल होती दिखती है। क्योंकि सुबह से लगभग अब देख लीजिए अब 12:45 बजने को आ गया है। जो लोग होंगे उनसे आपने बात की होगी, क्या सोच के इस बार मतदान की कोशिश उनकी है? जैसे कहा कि बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है और सबसे महत्वपूर्ण बात है किसानों की। छत्तीसगढ़ में धान और किसान दो मुद्दे सबसे ज्यादा हावी है और उसी को लेकर जो दोनों सरकार है वो खेल खेल रही है और तीसरे नंबर पर महिलाओं पर दांव खेला जा रहा है। तो धान और किसान की जो मेहनत थी वो तो कांग्रेस सरकार यहाँ पे सफल होते दिख रही है, क्योंकि यहाँ की स्थिति पहले अलग थी, लेकिन जब से कर्जा माफी और धान की जो कीमत बढ़ाई गई है उसके बाद किसानों में उत्साह देखा जा रहा है और किसान ही सब मतदाताओं को बाहर निकाल रहे हैं। एक अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो बुजुर्ग किसान है जो कभी डरते से मतदान को नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, क्या मिलेगा, लेकिन वो बुजुर्ग मतदाता जो है वो जाते हैं। एक 90 वर्षीय महिला हमें पास के मतदान केंद्र कंतेली में मिली। मैंने उससे पूछा कि दादी आप मतदान केंद्र अपने घर में करवा सकते थे? उनने कहा कि बेटा वहां जाऊं तो मैं बहुत कुछ देखने मिली, मैं देखूं और लोगों में अपील करूं कि तुम मतदान करो, सरकार किसान वर बहुत कुछ करी। ये अपनी भाषा में उसने बात कही, तो कहने का मतलब है किसान भी बड़ी उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन सुजीत, जैसे आपने कहा कि देखिए 2018 में कोई शक नहीं है, जिस तरह से धान की कीमत दी गई थी और वादा किया गया था कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद इसका असर दिखाई दिया। मुझे तो ये तक खबर है, मुझे याद है कि उस वक्त लोगों ने, किसानों ने धान बेचना छोड़ दिया था। उन्होंने कहा जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम 2500 रुपए में हम धान बेचेंगे। उसका असर दिखाई दिया और कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन बीजेपी ने 3100 रुपए धान खरीदने का वादा किया है और 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया है। तो क्या इसका असर, इसकी बातचीत कुछ लोगों में है जहन में, या कुछ लग रहा है कि इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है? अभी चुनाव में क्या माहौल है अभी मतदान वाले दिन? जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने लगातार दौरे किए हैं, तो लोगों का कहना है कि जो पिछले बार के 2 साल के बोनस जो नहीं दे पाई और अन्य मुद्दे वो नहीं दे पाई, तो सरकार अब कैसे हमें देगी, इस बात को लेकर विश्वास नहीं कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि
कर्ज माफी। मैं आपको फिर बता दूं कि छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है कर्ज माफी। कर्ज माफी किसान के लिए बहुत बड़ी राहत की राशि होती है। इसी बात को लेकर किसान कर्ज माफी की ओर जा रहे हैं। और आज हमने अभी कुछ देर पहले रविंद्र चौबे जी से बात किया था। रविंद्र चौबे जी ने साफ कहा है कि जिन किसानों ने अपने धान बेच चुके हैं उनको उनकी राशि वापस की जाएगी, यानी लिंकेज की राशि वापस की जाएगी और तत्काल जो कर्ज काटे गए उस कर्ज को भी माफ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कर्ज माफी जो है वो बहुत बड़ा दाव कांग्रेस के लिए हो रहा है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर सुजीत देखने को मिली है। कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही थी, क्योंकि 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे बड़े गंभीर आरोप एक दूसरे की तरफ से लगे हैं। तो जो भ्रष्टाचार की बात की गई है, जो विकास न करने की बात की गई है, जो 15 साल वर्सेस 4.5 साल 5 साल की बात की गई है, क्या लगता है उसे सोचकर वोटिंग हुई है या बहुत ज्यादा इस तरह की बातें प्रभावित कर पाई हैं, या निश्चित तौर पर सिर्फ पिछले 4.5 साल का को कहीं ना कहीं जहन में जनता ने रख के वोट किया होगा? बिल्कुल नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कोई माहौल नहीं। सुजीत, लगता है थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज रुक गई है, लेकिन देखना होगा जिस तरह से दोनों पार्टियों ने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए हैं। अगर धान की हम कीमतों की बात कर ले तो कांग्रेस ने 3200 कहा है तो बीजेपी ने 3100 कहा है। अगर कांग्रेस ने अगर 20 क्विंटल धान खरीदने की बात की है प्रति एकड़ तो बीजेपी ने 21 क्विंटल धान खरीदने की बात की है। लेकिन कर्ज माफी यहां पर जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे सुजीत कि वो बड़ा असर डाल रही। देखना होगा जब 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो क्या असर पड़ेगा। लेकिन सेमीफाइनल चल रहा है और हमारे साथ लगातार बने वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी। अनिल जी, देखिए जिस तरह से अगर हम बात करें 2018 से हम इसको कंपेयर करते हैं अभी के मतदान में, ठीक है, कांग्रेस के पास 71% सीटें हैं, बीजेपी के पास 14 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं 90 में से। इस बार अगर देखें मतदान को लेकर कितना यहां पर आप माहौल ज्यादा बेहतर देख पा रहे हैं 2018 के मुकाबले, और इस बार कुछ कांटे की टक्कर आपको लग रही है या फिर जो भी होगा एक तरफा होगा? नहीं, बार-बार फोन आता देखिए, है। कांटे की टक्कर बिल्कुल बनी हुई है। 2018 के चुनाव में भी ऐसा हुआ था कि कांटे की टक्कर थी। ये बात अलग है कि राजनीतिक दल उसको भांप नहीं पाए थे कि अंदर ही अंदर सत्ता के विरोध में करंट कितना है, ये भांप नहीं पाए थे। सब लोग कह रहे थे कि मामला 50-50 है, लेकिन 2018 में आपने बताया कि क्या आंकड़े आ रहे थे। 70 बनाम 14 का आंकड़ा था, बीजेपी 14 सीटों पे आ गई थी, कांग्रेस 70 सीटें जीती। तो जनता का जो मूड है उसे राजनीतिक दल भांप पाने में असफल हो जाते हैं। पिछली बार 2018 में ऐसे ही हुआ था और इस बार भी लहर है, इस बार भी वोटिंग तगड़ी हो रही है। और आमतौर पर जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर वोटिंग ज्यादा होती है तो उसे एंटी इनकम्बेंसी माना जाता है और कम वोटिंग का फायदा विपक्ष को होता है। लेकिन पिछली बार हमने देखा कि कांग्रेस अच्छे मार्जिन के साथ सीट पर कांग्रेस सरकार बना ली थी। जहां तक मतदाता का मूड है, देखिए जब से जैसे साक्षरता बढ़ी है, आंदोलन हुए हैं, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी है, वोटिंग के प्रति जागरूकता आई है, वैसे वैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। वरना 15-20 साल पहले तक ये प्रतिशत 48 होता था, 50% तक होता था, 50% तक ही मतदान बहुत ज्यादा हो जाता था। लेकिन अब रायपुर में भी 70-75% तक मतदान हो रहा है और यह स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मतदान के प्रति जागरूक हो रहा है। अब महिलाएं जागरूक हो रही हैं, युवतियां जागरूक हो रही हैं, 18 साल के युवक तो बहुत उत्साहित होते हैं पहली बार मतदान करने के लिए। इस बार भी है, उन लाइनें कतारों में उनकी संख्या देखी जा सकती है। अब सवाल यह है कि लोग मतदान क्यों कर रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस राज्य को समृद्धि चाहेगा, शांति चाहेगा, खुशहाली चाहेगा, और जो राजनीतिक दल इसके विश्वास पर खरा उतरता है वो सरकार चलाता है। 15 साल तक यदि बीजेपी की गवर्नमेंट इस राज्य में रही और तो निश्चित तौर पर उनका भरोसा जनता का बीजेपी पर बना रहा। और 5 साल तक अब कांग्रेस की सरकार है और एंटी इनकम्बेंसी तो दोनों गवर्नमेंट में होती ही है। अब 5 साल जो कांग्रेस की सरकार देखी है उसमें किसान जो है, जो पिछड़े वर्ग है, जो ट्राइब्स है, इनका भरोसा कांग्रेस पर बना हुआ है। लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहां पर थोड़ा कुछ मुद्दों को लेकर के गहरी नाराजगी है, जैसे अपराध है, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, 2 IAS जेल में है, कुछ अफसर जेल में है, जिसमें धान खरीदी का घोटाला है, बहुत सारे मामले, महादेव ऐप का मामला सामने लगातार चल रहा है, फिर भ्रष्टाचार है सरकारी योजनाओं में। तो ऐसे तमाम मुद्दे, फिर वादा खिलाफी, जो वादा पिछली बार कांग्रेस ने सत्ता में आने में किया था
उसे कितने कुछ वादे पूरे नहीं हो सके। शराबबंदी का मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसे बीजेपी ने उठा रखा है कि शराबबंदी कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। इसी तरह से जो गैस सिलेंडर देने का वादा था, वो वादा भी पूरा नहीं कर पाई सरकार। तो इसलिए कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप, जनता कह रही है कि अगर आप 15,000 रुपए महीना, 15,000 रुपए सालाना किसी महिला को देने की बात कर रहे हैं, तो उस पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि आप तो 500 का गैस सिलेंडर भी नहीं थे। तो ये चीजें हैं, लेकिन बीजेपी भी कोई बहुत ज्यादा जनता के बीच विश्वास हासिल कर पाई, ऐसा नहीं है। उन्होंने वही वादे लागू किए जिसके चलते कांग्रेस सत्ता में आई थी, जैसे धान खरीदी का मामला है, बोनस देने का मामला है, 17 लाख आवास देने का मामला है। ये वादे जनता ने किए। इतना जरूर है कि महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा सबसे पहले भाजपा ने किया, और वो कर्ज माफी के खिलाफ यूज किया था उस हथियार को, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भोतरा कर दिया। जी, 15,000 रुपए का वादा किया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन अनिल जी देखिए, ये वादे दावे तो 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रचार प्रसार की बात करें, कौन सी पार्टी इस बार प्रचार प्रसार में आगे दिखाई दी? देखिए, जैसे जैसे निर्वाचन आयोग मजबूत हो रहा है ना, अब ये दृश्य धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। मुझे किसी शहर में बहुत ज्यादा झंडे राजनीतिक नहीं दिखाई दिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो डंडा है वो लगातार मजबूत हो रहा है और वो लगातार चल रहा है। तो छिटपुट वारदातें जरूर हुई। कल मैं देख रहा था, कल रात को मैं खूब घूमा हूँ पूरे शहर में, मैंने देखा कार्यकर्ता भिड़ गए हैं, कहीं पर चुनाव प्रचार को लेके हमले हुए हैं, पुलिस तक मामले पहुंचे थे और दोनों पक्षों में झड़पें हुई हैं। लेकिन जो प्रचार प्रसार का मुद्दा हो गया है, वो पिछले 10, 15, 20 सालों में अंदरूनी चल रहा है। अंदरूनी मतलब अंदर ही अंदर मतदाताओं को पैसे देके प्रलोभित किया जा रहा है, उनको गिफ्ट दिए जा रहे हैं। उसकी कुछ उसके घटनाएं दोनों दलों में सामने आई है। कांग्रेस प्रत्याशियों से भी प्रचार सामग्री पकड़ी गई है और भाजपा वालों से भी पकड़ी गई है। लेकिन पहले जैसे हम देखते थे, 20 साल पहले हम देखते थे कि पूरा शहर झंडे, बैनर, पोस्टर से भर जाता था। अब ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग ने एक खर्च की सीमा लागू कर दी है। इस बार तो दीपावली के गिफ्ट भी नहीं बांटे गए, राजनीतिक दलों ने बांटे, नहीं तो विधायक मंत्रियों के गिफ्ट दीपावली पे पहुंचते थे, मिठाइयां पहुंचती थी लोगों तक। लेकिन इस बार चुनाव के उस डर के चलते वो भी नहीं भेजा गया। लेकिन मतदाताओं को रिझाने का, मतदाताओं को प्रलोभित करने का, उन्हें कैश बांटने का, नगद बांटने का, साड़ी बांटने का, कुछ इलाकों में तो पायजब और बिछिया तक मतदाताओं को बांटी गई। तो ये प्रचार अब इस तरह का हो रहा है, सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीतिक कार्यकर्ता इस काम को अंजाम दे रहे हैं। बड़ा एक महत्वपूर्ण बात अनिल जी यहाँ पर है, जिस तरीके से एक बड़ा एक सवाल जैसा था, क्योंकि कांग्रेस का यह मानना था कि उनके पास भूपेश बघेल का चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो उन्होंने शुरू से कहा कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को सामने रखकर यह पूरा इलेक्शन रखा है। क्या ये एक बीजेपी की लहर की तरह काम करेगा, या क्योंकि पीएम मोदी के चेहरे पर यदि ये चुनाव लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या भूपेश वर्सेस मैं नरेंद्र मोदी को यदि सामने रखूं तो क्या कोई बदलाव की लहर जैसी दिखती है, या फिर जिसने जैसा काम किया उसको वैसा जनता देगी? देखिए, ऐसा है कि इसका सही जवाब तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, जब मतपेटियां खुलेंगी और रिजल्ट सामने आएगा कि नारा, नीति और नीयत पर जनता ने किस पर ज्यादा ठप्पा लगाया। लेकिन जो बात आपने उठाई है, देखिए नेतृत्व तो आज मायने रखता है। अगर नरेंद्र मोदी देश में चेहरा बने हुए हैं प्रधानमंत्री का पिछले 10 सालों से, तो ये नेतृत्व का ही कमाल है, ये उनके नरेंद्र मोदी के जादू का कमाल है। और यदि प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन पर जनता का भरोसा है, तो ये भी एक नेतृत्व का कमाल है, चेहरे का कमाल है। तो सवाल ये है कि अब बीजेपी पर सवाल खड़ा हो रहा है कि वो 5 साल में ऐसा कोई चेहरा क्यों नहीं दे पाई जो आज वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ खड़ा होता। आपको नरेंद्र मोदी को सामने पेश करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि आपने असम खो दिया, आपने कर्नाटक खो दिया, वहां पर भी तो आपने नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा यूज किया था। उसके बाद भी वहां की जनता ने नकारा, क्योंकि क्षेत्रीय चेहरा बहुत मायने रखता है, क्योंकि राज्य की जनता जानती है कि हमें किसके नेतृत्व में, कौन नेतृत्व होगा जो सरकार चलाएगा, जो शांति देगा, विकास देगा, योजनाएं देगा, हमारा विकास करेगा, ये पब्लिक चाहती है। लेकिन आप देखिए कि 2018 का जो चुनाव हुआ, उसमें प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री का। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो भाजपा के थे उस समय, उनको खारिज करवा दिया।
यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर, जबकि वो घोषित चेहरा नहीं थे मुख्यमंत्री का, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जो मेहनत की उससे कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो ये दोनों रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं कि राजनीतिक दल अगर चेहरा नहीं भी घोषित करते हैं तो पब्लिक ये देखती है कि योजनाएं क्या है, इनका चुनावी घोषणा पत्र क्या है, ये सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे। तो चेहरा भी मायने रखता है और कई बार चेहरा नहीं भी मायने रखता है। कई बार आपका घोषणा पत्र कितना मजबूत है, पब्लिक आप पे कितना भरोसा कर रही है। हालांकि ये 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा कि किसका चेहरा चल रहा है या किसी के वादे चल रहे हैं, गारंटी चल रही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक अंदरूनी प्रचार प्रसार यहां पर किया जा रहा है, आपने कहा कुछ लोगों को कुछ गिफ्ट दिए जा रहे हैं अंदरूनी तौर पर, तो क्या चुनाव आयोग उतनी मजबूती के साथ मैदान में नहीं है? क्योंकि अगर चुनाव आयोग उतनी मजबूती के साथ मैदान में होता तो मुझे लगता है इन पर भी बंदिशें होती, इस तरह की चीजें सामने नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि चुनाव आयोग ने पूरी मेहनत की है। मुझे जहां तक खबर है कि पिछले 10 दिनों के अंदर में करीबन 14 करोड़ से ज्यादा की रकम निर्वाचन आयोग और दूसरे सुरक्षा अधिकारियों ने बरामद की है। कारों की चेकिंग चल रही है, तलाशी अभियान चल रहा है। और ये पैसा कौन सा रहा होगा? काला धन रहा होगा, जो दलदल के बीच जाना था, जो बंटना था, उस पर उन्होंने रोक लगाई, उससे बांटा है। इसी तरह चुनाव प्रचार सामग्री को भी पकड़ा गया। बिलासपुर के कलेक्टर को तो निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं और उस पर रोक लगाने की कोशिश हुई। और बीजेपी लगातार निर्वाचन आयोग के पास जाकर के शिकायत कर रही है कि इस तरह की चीजें मिल रही है और कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है। तो निर्वाचन आयोग शांत नहीं, लेकिन कौन ज्यादा आगे शिकायत करने पर, अनिल जी, कौन ज्यादा आगे शिकायत करने पर, बीजेपी या कांग्रेस? अभी तो बीजेपी आके दिख रही है क्योंकि वो विपक्ष में है और वो जानती है कि सत्ता में वो रही है 15 साल। उसे मालूम है कि प्रशासन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किस तरह से चुनाव जीता जा सकता है प्रशासन का इस्तेमाल करके। 15 साल में जानती है, उसका अनुभव है। इसलिए वो इस बार कांग्रेस पर लगाम लगाने के लिए या अपने खुद को जीत में बने रहने के लिए उसने कंटिन्यू शिकायतें की हैं। कम से कम 4 आईएफएस अफसरों की शिकायतें हुई हैं, 3-4 आईएएस अफसरों की शिकायतें हुई हैं। अभी एक कलेक्टर की शिकायत हुई है जिसको नोटिस दिया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। तो प्रशासन में एक डर बना रहे, प्रशासन जो है राजनीतिक दलों का सम्मान करे, प्रशासन निष्पक्ष बना रहे, ये दबाव बनाने के लिए राजनीतिक दल शिकायत करते हैं। पिछली बार जब 2018 में कांग्रेस विपक्ष में थी तो उसकी ज्यादा शिकायतें हुआ करती थी। अब बीजेपी पक्ष पे है तो बीजेपी शिकायत कर रही है। बहरहाल जो निर्वाचन आयोग पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस स्थिति को संभाल करके रखा है कि कोई भी प्रशासन अफसर एक तरफा रुख न अपनाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और एक बात और है अनिल जी, अभी जिस तरह से एक बात यहां पर निकल कर आई कि किसकी शिकायत, और ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की भी मैं थोड़ी सी यहां बात करूं तो लगातार आज सुबह से, क्योंकि पल पल की अपडेट तमाम जगहों से आ रही है, लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, तो एक बड़ी बात देखने को मिली है कि यहां से भी भले ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कई शिकायतें यहां देखने को मिली है। तो ये एक फैक्ट है कि जो विपक्ष में है उसको शायद थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। अब इसे किस तरह से लिया जाए, उनको लगता है कि हम विपक्ष में हैं, दबाने का प्रयास है। और एक बात और है, मुरैना में मैं आपको एक एग्जांपल यहां दूं, मुरैना में तो सीधे सीधे आरोप लगाए वहां के एसपी पे लगाए गए हैं कि वो बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें आ रही हैं ये एक अच्छा मैसेज नहीं देती हैं। लेकिन फिलहाल ये एक जांच का विषय हो जाएगा, लेकिन कितना प्रभावित होगा मतदान, इसको किस तरह से वो एक्शन मिलेंगे, कितना इसको तुरंत उसको कार्रवाई लेंगे, क्योंकि देखिए वोटिंग लगातार जारी होगी, वो किसी के लिए नहीं रुकनी है। तो जिस पर जो आरोप है वो बात का विषय हुआ, लेकिन प्रभावित जो चीजें होंगी उसे किस तरह से लिया जाए। देखिए, प्रशासन को चुनाव के समय मुक्त रखना चाहिए बिना किसी दबाव के। आपको याद होगा कि लालकृष्ण आडवाणी वो प्रधानमंत्री थे, 5 बजे का समय हो गया था, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और कलेक्टर ने जाकर के उनका जो है भाषण रुकवा दिया था। ये एक अच्छा संकेत था पूरे देश में कि अब निर्वाचन आयोग मजबूत हो रहा है, प्रशासन को अनुशासन और नियमों के साथ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रखा गया है। इसलिए इस तरह की चीजों का स्वागत तो होना चाहिए, प्रशासनिक अफसरों को खुल करके काम करने देना चाहिए। लेकिन देखिए, कुछ खोट तो होते हैं, कुछ 2-4 मछलियां होती है जो सारे तालाब को गंदा करती है। कुछ अफसर होते हैं जो बायस्ड हो जाते हैं, जो राजनीतिक दलों के प्रति स्वामी निष्ठा दिखाते हैं। अब छत्तीसगढ़ में ही देखिए, आप 2 आईएएस जेल में हैं। क्यों है भाई जेल में? आपको तो आईएएस बन करके आप आए थे, आप युवाओं का मॉडल थे कि अच्छा काम करने के लिए, लेकिन आज आप जेल में सजा काट रहे हैं 1 साल से। तो कुछ आईएएस आते, कुछ अफसर, ब्यूरोक्रेसी होती है जो राजनीतिक दलों के फ्लैट हो जाती है, उनके वश में आ जाती है और उनके हिसाब से काम करती है।
लेकिन 90% अफसर ईमानदारी से काम करते हैं, उन पर राजनीतिक आरोप भी लगते हैं। आप जब जांच होती है तो मालूम पड़ता है सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। 3 दिसंबर के बाद इन सारी शिकायतों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, हालांकि जब तक कि कोई बहुत बड़ी घटना ना हुई। तो कभी कभी राजनीतिक आरोप भी लगते हैं। तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, ब्यूरोक्रेसी का चेहरा लगभग पूरे देश में एक जैसा है। बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल अनिल जी, इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग यहाँ पर सख्ती जरूर बरतता है। और आपने कहा कुछ लोग तो ऐसा निकल ही जाते हैं, एक आध मछली कुछ गंदा हो जाती है, लेकिन हाँ, पूरी तालाब गंदा ना हो, इसको लेकर चुनाव आयोग लगातार सख्ती बरत रहा है और दिखाई भी दे रहा है जमीन स्तर पर। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो सारी वहां के एक आंकड़े हमें बताया, क्या कुछ वहां पर माहौल चल रहा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया अनिल जी। तो जिस तरह से रणभूमि 2023 में देश का सेमीफाइनल को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन स्वदेश न्यूज एक बार फिर से आपसे अपील कर रहा है कि अगर अभी तक आप लोग ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, या आपके सुबह छुट्टी नहीं है, आप अर्ली मॉर्निंग आप काम से निकल गए, तो काम से आने के बाद आइए, अपने मत का प्रयोग कीजिए, काम में जाने से पहले अपने मत का प्रयोग कीजिए। राखी हमारी सहयोगी सुबह से आपको लगातार अपडेट दे रही, लेकिन उन्होंने अपने मत का प्रयोग अर्ली मॉर्निंग किया, मैंने भी आने से पहले अपने मत का प्रयोग किया, इसलिए आप भी निकलिए, अपने घर से जाइए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। और बहुत बड़ा दिन है लोकतंत्र के महापर्व का। यहां पर एक बहुत से छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वदेश न्यूज लगातार देश के सेमीफाइनल में पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।